कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, एनर्जी, ई फॉर एनर्जी और ईपी मतलब पोटेंशियल एनर्जी। नॉर्मली मैं इस तरह से कभी कभी लिख देता हूँ, पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पी फॉर पोटेंशियल, ई फॉर एनर्जी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थितिज, स्थितिज ऊर्जा, है ना, स्थिति, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो हमने बताया था कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, यदि ये सरफेस से, अर्थ सरफेस से यदि मान लो h हाइट तक ऊपर जाती है, यहाँ पे ले गया हम लोगों ने, कितनी हाइट पर, h हाइट पर, भैया इसका कुछ मास होगा, और अर्थ में है तो ग्रेविटी होगी, ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो वेट किधर लगेगा, हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट है वेट हमेशा किधर लगता है, मास इंटू जी, m इंटू जी, मास इंटू जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, mg हमेशा नीचे लगता है, दैट इज अ, इसको बोलते हैं वेट, यानी भार। वेट मींस भार, जो भार होता है वो हमेशा नीचे की ओर जाता है। अब इसको हम h हाइट तक ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जैसे ही हम h हाइट तक ऊपर ले जाएंगे तो इसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। मैं इसको h हाइट तक ले जाकर फिक्स कर देता हूं, तो इस पॉइंट तक, यहां तक h हाइट पे इसकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, m इंटू जी, ये तो वेट हो गया, m इंटू जी, है ना, m g इंटू h, h मतलब हाइट, तो mg तो वेट हो गया, यानी इसका, इस ऑब्जेक्ट हो गया, भार हो गया, और h मतलब हाइट, ठीक है, mg h ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब ये है यहाँ पे कि भैया जो वर्क डन होता है, वर्क डन, जैसे हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के पे देखा कि वर्क डन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारे पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, बिकॉज हमने, हमारा जो वर्क, हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो भैया ये जो ऑब्जेक्ट है में हमने फोर्स लगाया, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हमने लगाया ऊपर की ओर उठाने में, और डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हैं, किस हाइट तक लेके जा रहे हैं इसको, h हाइट तक लग रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तो फोर्स, और उसी डायरेक्शन में हमारी क्या मिल रही है, डिस्प्लेसमेंट मिल रही है। डिस्प्लेसमेंट इस बार हमको किस डायरेक्शन में मिल रही है, हाइट पे, हाइट के फॉर्म में, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, h है, तो फोर्स इंटू h, ठीक है, और ये हमारा वर्क डन है, ठीक है, और जो हमारा वर्क डन है वो किसके इक्वल हो रहा है, वो किसके इक्वल हो रहा है, अब ये बताओ फोर्स हमारा किसके इक्वल है, बताओ, ये जो फोर्स है, हम जो फोर्स लगा रहे हैं किसके इक्वल है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया ना कि यदि मास है, ऑब्जेक्ट का मास है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो किधर लगता है हमेशा, नीचे की ओर, इस ऑब्जेक्ट का मास होगा, द्रव्यमान होगा, और जी हमेशा नीचे की ओर लगती है, m इंटू जी। तो यदि हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाना चाहते हैं तो कितना कम से कम फोर्स हमको लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, यदि हमको इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाना है, ऊपर उठा के ले जाना है, तो भैया हमको किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाना है तो हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मिनिमम फोर्स हमको इस ऑब्जेक्ट के जितना वेट है उसके इक्वल, भैया जितना भारी है उससे ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे तब तो हम उठा पाएंगे, है भैया 50 केजी की बोरी है, ठीक है, तो हमारे पास इतना एनर्जी होना चाहिए कि हम उसको उठा पाए, कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए। यदि हमारे पास लेस एनर्जी है, कम एनर्जी है, तो क्या हम उसको उठा पाएंगे, उसको हम नहीं उठा पाएंगे। वो उसी तरीके से वही है कि हम फोर्स कितना लगाएंगे, फोर्स कितना लगाएंगे, मिनिमम फोर्स m इंटू जी के इक्वल, मास इंटू ग्रेविटी के इक्वल, जितना इस ऑब्जेक्ट का मास होगा और ग्रेविटी जो का दोनों का मल्टीप्लीकेशन 9.8 जो होता है, तो हमारा f शुड बी इक्वल टू व्हाट, फोर्स कितना होना चाहिए, इसके m इंटू मतलब इसके वेट के इक्वल, जितना ऑब्जेक्ट का वेट उतना कम से कम फोर्स होना चाहिए।
भैया तुम फोर्स कितना लगाओगे, जितना कम से कम वो है ना। मैं तुमको उठाना चाहता हूँ, तो कितना कम से कम हम बल लगाएं, कितना फोर्स लगाएं कि अब तुमको मैं उठा लूं। यदि मैं तुम्हारे मास इंटू mg तो तुम्हें भी लग रहा है ना। मैं अरे मान लो तुम 50 केजी के हो, तो यदि मैं 50 केजी फोर्स लगाऊं, मतलब 50 केजी मतलब 50 इंटू 10 मान लो, तो 500 वॉट न्यूटन। तो मैंने 500 न्यूटन यदि तुमको फोर्स, तुम्हारा 500 न्यूटन क्या है, वेट है मान लो। तो यदि मेरे को कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि तुमको मैं उठा लूं ऊपर की ओर, तो कम से कम तुम्हारा जितना वेट है उतना तो फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि मैं बोल रहा हूँ 400 न्यूटन में फोर्स लगाऊं तुमको उठाने के लिए, तो क्या मैं तुमको उठा पाऊंगा? नहीं, है ना, नहीं उठा पाऊंगा। यदि मेरे को कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 500 न्यूटन। तो F शुड बी इक्वल टू द m इंटू जी। तो भैया ये जो वर्क डन है, ठीक है, इसको हमको F की जगह हमको पुट कर देना है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, m फोर्स इंटू हमारा डिस्प्लेसमेंट है F इंटू एच, ठीक है। तो इस F की जगह हम क्या लिख देंगे, m इंटू जी, बिकॉज F शुड बी इक्वल टू द m इंटू जी। तो m इंटू जी इंटू एच हो जाएगा। ये हमारा वर्क डन हो जाएगा जब हम उसको उठाएंगे। अब हमको पता है कि जो वर्क डन है वो हमारा किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, ठीक है। तो दैट्स वाई यदि हमारा जो वर्क डन ही है वो हमारा क्या है, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। जैसे हमारा काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता था वर्क डन, मतलब उस केस में जब हमने पहले देखा ना, समझ में आ गया था ना। इस केस में क्या है, वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। समझ में आ रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट mgh, ठीक है। तो यही सारी चीजें देखो इसमें है। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई किसी को कुछ डाउट है क्या? किसी को कोई इश्यू है क्या? नहीं। ठीक है। अब देखो मजेदार चीज, ये सारी चीजें नोट हैं जो बॉक्स में है ना, तो इनको सारी चीजें पढ़ना है ना, कि क्या कैसा चीजें होता है पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब कोई भी ऐसा रास्ता है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, इस पे डिपेंड नहीं करता है। यदि दोनों ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है, वर्टिकल हाइट, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये टेढ़ा मेढ़ा एक हाइट पर, ये देखो, ये यदि मैं एक पॉइंट यहां पे लेता हूं, पॉइंट ए यहां पे लेता हूं, मैंने हालांकि बताया था उस दिन, बताया था ना, और बी पॉइंट यहां पे लेता हूं, और ये मान लो हमारी यहां से हाइट है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ध्यान रखना, बिकॉज हाइट सेम है ना, लेवल सेम है, हाइट सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगा, ठीक है। भले एक यहाँ पे रखा है दूसरा यहाँ पे लगा है, सरफेस से वही है ना, अर्थ सरफेस लेवल तो सेम है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी यदि सेम है, सॉरी, सरफेस यदि सेम है, हाइट सेम है, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगा। तो मतलब इस तरीके से, इस तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कि हम पाथ को थोड़ा डिफरेंट कर दें, टिल्ट कर दें, है ना, घूम कर आए, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमारा वर्टिकल हाइट कितना है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 11.5 देखो, एग्जांपल है, फाइंड द एनर्जी possessed बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg when it is at a height of 6 meter of the ground given g equal to 9.8 meters का। अब बताना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो जिसका मास क्या है 10 kg है, और उसको पर्टिकुलर 6 मीटर हाइट तक ले जाते हैं, तो वो कितना पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करेगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी, कितना आ जाएगा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी। तो बस बात को समझो कि भैया ये हमारा सरफेस लेवल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है, तो ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है 10 kg है, 10 kg है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है। अब समझना थोड़ा सा ये है कि भैया 10 kg तो है, अब इसको कितने हाइट तक ले जा रहे हैं, 6 मीटर। तो ये हाइट क्या है, 6 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, यहां तक ले जा रहे हैं, ठीक है।
इक्वल टू कितना बोल रहा है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि हमको दे देता है तो हमको यही लेना है, ध्यान रखना। जी इक्वल टू 10 दे देता है तो 10 लेके चलना है ना। कुछ नहीं देता है तो 9.8 लेके चलना है, ठीक है। क्या निकालना है, फाइंड एनर्जी प्रोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मास। एनर्जी निकालना है, कौन सी एनर्जी भाई, जो हाइट के कारण जो आ रही हो एनर्जी। तो हमको पता है कि हाइट इंक्रीज करने पे यदि किसी ऑब्जेक्ट को हाइट में ले जाते हैं तो भाई उसमें पोटेंशियल एनर्जी ही जनरेट होगी। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है m इंटू जी इंटू एच, ठीक है। तो मास कितना है 10 kg, जी कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एच कितना है 6 मीटर। सारे के सारे एसआई यूनिट में है, मल्टीप्लीकेशन का तो आंसर बताओ। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा हमारा 10 इंटू 9.8 इंटू 6, तो भैया ये 98 हो जाएगा इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 588। क्या होगा, कैसे तुमको पता जूल है, पहले काम बताओ। देखो एम का कितना होता है केजी, यूनिट में दिखा रहा हूं है ना 98, ये तो ठीक है, ये तुमने बता ही दिया। हाँ मास कितना है केजी, जी कितना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एच कितना है मीटर, क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ये बताओ केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, यानी इतना क्या होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भैया ये m है और ये क्या है एक्सेलरेशन है, तो m इंटू ए टाइप का क्या हो जाएगा f फोर्स, और फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन। तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा न्यूटन, तो न्यूटन इंटू मीटर भी एक यूनिट हो जाता है। और न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या बोलते हैं जूल बोलते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, ये चीज इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। मैंने थोड़ा सा एलोबरेट करके बताया कि यहाँ पे जो है mgs जैसे है तो मास क्या हो जाता है केजी हो जाता है, सबको क्लियर है। जी का यूनिट क्या होता है, जी और एक्सेलरेशन सेम चीज है ना। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये पर्टिकुलर एक एक्सेलरेशन है जो किसी ऑब्जेक्ट में लग सकता है ऑन अ प्लेन सरफेस, ठीक है। तो क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट तो सेम होगा। mgh, h का क्या होता है मीटर होता है। बात को समझ लो, ये क्या है F इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए होता है, इसकी यूनिट क्या होती है m की केजी, ए की क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, यही है ना, इसी को तो न्यूटन बोलते हैं, तभी तो हम F की यूनिट क्या बोलते हैं न्यूटन। तो न्यूटन हो गया इंटू मीटर, यानी पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या हो जाती है न्यूटन इंटू मीटर नॉर्मली, ये भी ऐसा यूनिट है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन न्यूटन मीटर को हम क्या देते हैं, उसने क्या बोला कि भैया हम न्यूटन मीटर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे जूल बोलेंगे, जे फॉर जूल। तो ध्यान रखना 1 जूल इक्वल टू क्या हो जाता है 1 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। या फिर 1 केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी है, ये भी ऐसा यूनिट है 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ में आ रहा है 1 केजी न्यूटन पर 1 केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान रखना है ना, सिंपल सी बात है कि mm का हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या है, क्लियर हुआ। तो ये चीज है, तो ये यही तो हमारा आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा, यही था ना। ओहो 588 जूल, ठीक है ना। नॉर्मली जूल रखना है, लेकिन मैं तुमको थोड़ा सा एलोबरेट किया कि भैया ऐसे ऐसे भी होता है चीजें, ठीक है, सो दैट की क्लियरिटी रहे दिमाग में। 11.6 देख लो क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज क्या बोल रहा है 12 kg इज एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड।
ठीक है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल, फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज द विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड गिवन। अब देखो यहाँ पे हमको जी कितना दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वहां पे कितना दिया था 9.8। तो भैया जितना दे उतना ही लेना है, ठीक है, उतना ही रखना है, कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं दिया है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या निकालना है? यहाँ पे हमको पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालना है, यहाँ पे हमको अरे काइनेटिक भी नहीं निकालना है। निकाला है घर में जाके? क्या निकाला है बताओ, घर में जाके किए हो क्वेश्चन? कहाँ किए हो? किए होगे तो तुमको फिर कैसे बोल रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी? कहाँ दिया है 480? भैया वो स्थिति जो रहती है कहाँ किया देखो, क्वेश्चंस करते रहना, ध्यान रखना है ना। रिया, राम जी, अंकिता सभी लोग है ना, तुम लोग करो तब तक इस क्वेश्चन को, यदि समझ में आ रहा है तो करो। क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज अ सर्टेन हाइट। कहाँ क्यों दिखा? कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 12 kg है, यानी द्रव्यमान कितना है 12 kg है। एट अब उसको क्या है पर्टिकुलर सर्टेन हाइट पे ले जाया जाता है अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से, सरफेस से, ग्राउंड जो होता है ना, धरती से, सरफेस से क्या होता है उसको पर्टिकुलर हाइट पर ले जाया जाता है, ठीक है। कितना हाइट ले जा रहा है अभी हमको नहीं पता, लेकिन इतना हाइट पर ले जाता है कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है 480 जूल, ठीक है। मास क्या है ऑब्जेक्ट का? 12 kg का ऑब्जेक्ट है, उसको एक पर्टिकुलर हाइट पर, h हाइट तक ले जाते हैं, सो दैट कि उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है कितना बन जाता है 480 जूल। तो हमको क्या निकालना है? जी हमको दे दिया है, जी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड लेना है, तो हमको क्या निकालना है? फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, यानी हमको हाइट निकालना है कि वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड से कितने हाइट पर है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड से कितने हाइट पर है, ये निकालना है हमको। कब किए हो? ये तो जो नहीं है, जो एग्जाम्पल कहाँ किए हो? कहाँ एग्जाम्पल? नहीं ठीक है, हमारा आंसर तुम्हारा आंसर नहीं मैच कर रहा। कौन सा क्वेश्चन है बताओ? ये हाइट वाले क्वेश्चन है। मैंने एग्जाम्पल 5, 6 जो बोले थे कहाँ लिखे हो? आया तुम लोगों का? अंकिता, राम, 4 मीटर। कितना आया? 4 मीटर। 4 मीटर। हाँ ठीक है, वेरी गुड। समझ में आ रहा है कैसे करना है ना? रिया ठीक है, ठीक है। अंकिता, टाइम मिलता है घर में? हैं? क्यों नहीं किया फिर? जल्दी जल्दी में से किया। नहीं जल्दी जल्दी क्या होता है? मतलब टाइम नहीं था क्या? जल्दी जल्दी था? नहीं मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि मैंने पूछा टाइम था कि नहीं था? था, फिर जल्दी किस बात की? मैं ये हो गया तो नहीं मैं ये समझना चाहता हूँ, एक तो तुम बोले कि टाइम था, अब टाइम था तो फिर तुमने बोला कि जल्दी जल्दी में, जल्दी जल्दी कब होती है बताओ? मतलब मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ। टाइम नहीं रहता ना तभी, मतलब सिंपल सी बात, टाइम नहीं मिला फिर किए क्यों नहीं? क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा। क्वेश्चन नहीं लिखे, आंसर तो किए होगे ना? हाँ। कहाँ किए? 11.8 मतलब ये तो अभी ठीक है, ये तो अभी है जो भी है 11 पॉइंट, हाँ 11.5 और 7 7 ही रहा। अंकिता तुम्हारा आया? 4 हाँ। और रिया? ओके तो चलो देखते हैं ना, देखो हाँ ठीक है। An object of mass 12 kg is at a certain height above the ground. If the potential energy of the object is 480 joule, ठीक है, find the height at which the object is with respect to the ground.
given g equal to 10 meter per second square, right? So here the mass of the object is what is the mass of the object? The mass of the object is that is at 12 kg, right? The mass of the object is 12 kg, a certain height above the ground. यानी ये जो पर्टिकुलर मास है ये ग्राउंड से पर्टिकुलर हाइट पर है, ठीक है ना? ये सपोज दैट दिस इज अ ग्राउंड, राइट? दिस इज अ ग्राउंड एंड द ऑब्जेक्ट इज हियर, right? Object is here. So what is the height? Suppose that this is the height is h. Suppose that this is a h height, right? H height. So if the object is in the h height, so what? It's having a potential energy, right? So यदि ऑब्जेक्ट h हाइट पर है तो इस पे पर्टिकुलर h हाइट के कारण क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट का मास 12 kg है, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हाइट, इस हाइट के कारण इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है? 480 जूल। 480 जूल। तो भैया हमको ये बताना है कि भैया ये जो मास है, इस मास में इस h हाइट के कारण इसमें 480 पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, तो भैया ये हाइट कितना रहा होगा कि 480 आ रहा है? हाइट तो हमको पता नहीं है। 480 पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है तो हमको हाइट बता देना है। समझ में आ रहा है क्या करना है? तो हाइट क्या है हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? दैट इज mgh, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी हमको पता है, कितना दिया है? 480। मास हमको दिया है 12, जी हमको दिया है 10, एच हमको निकालना है। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? 0 से 0 काट दो, 4 बन जा, 4 4 जा, लो आ गया। एच इक्वल टू कितना हो गया? 4। लेकिन 4 क्या? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, क्या? चलो हम देख लेते हैं क्या है। तुमको देखना है कि नहीं देखना है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। किसमें दिया है? जूल में। m किसमें है? kg में। g कितने है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। h हम की यूनिट निकालना है कि h सेंटीमीटर में है कि मीटर में है कि किलोमीटर में, हमको नहीं पता, ठीक है? जूल की यूनिट क्या होती है? जूल को अभी हमने बताया ना कि जूल को हम क्या लिख सकते हैं भैया? न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सिंपल सी फॉर्म में न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? m इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? m इंटू ए। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? फोर्स की यूनिट होती है, तो इसको नॉर्मली हम m इंटू ए यानी मास इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। हम डायरेक्टली लिखे, ये तो हमारा फॉर्मूला है, लेकिन m की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट क्या होती है? kg। और ए की यूनिट, एक्सेलरेशन की यूनिट, त्वरण की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? और ये मीटर तो है ही है क्योंकि जूल क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर, तो ये मीटर तो है ही है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? ये हो गया, ये हमारा किसका यूनिट हो गया? इसका हो गया। अब ये बताओ, ये तो ठीक है, अब केजी तो पहले से ही दिया है, केजी, केजी तो दिया है, इंटू हमको क्या निकालना है? एच निकालना है। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? सब काटो ना, जिसको जो कट रहा है काटो। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? केजी से केजी पहले कट कर दो, 1 मीटर से 1 मीटर कट कर दो, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट कर दो। हमारे पास क्या बचा? सिर्फ मीटर बचा। तो एच की लेगी हमको मीटर, यानी एच जो आ रहा है यहाँ 4, ये क्या होगा? 4 मीटर होगा। समझ में आ रहा है? एच जो हमको मिल रहा है ये मीटर में, एसआई यूनिट में है तो हाइट हमेशा मीटर में होगी, दैट्स इट। यदि हमने एसआई यूनिट रखा है, हाँ सेंटीमीटर, किलोमीटर यदि कहीं पे है तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, ठीक है? तो यूनिट का खासा ध्यान रखना है ना? चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटरप्टिबल,
यानी क्या जितने भी हमारे एनर्जी के फॉर्म्स हैं, प्रकार, जितने भी प्रकार हैं, क्या वो एक दूसरे में क्या उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो भैया वही एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, कॉन्सेप्ट है, हमने जो ऑलरेडी बता चुका है। भाई कोई भी एनर्जी है, हमने बताया था कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है? ठीक है, एनर्जी ऊर्जा संरक्षण नियम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या ऐसे लिखा है? क्या हिंदी में क्या लिखा है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। आ गया ना, मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण यही तो बोलता है ना। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। तो भैया हमारा आंसर तो इसी में भी है, एनर्जी कंजर्वेशन में भी हमारा आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि क्या आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटर कन्वर्टिबल्स, मतलब वो पूछ रहा है कि क्या हम वेरियस, मतलब जितने भी एनर्जी के प्रकार हैं, क्या उनको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो भैया हमारा जो लॉ बोलता है वो तो उसी में आंसर फंसा हुआ है कि एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी तो नष्ट हो ही नहीं सकती है। वी कैन ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी तो और कुछ में कर नहीं सकते, है ना। तो यस, वी कैन, एनर्जी कैन बी, द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी इंटर कन्वर्टिबल, मतलब जितने भी एनर्जी के फॉर्म है वो एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने उस टाइम पे अभी बताया है ना, 2-3 दिन पहले, कि एनर्जी को कैसे, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पत्थर फेंक रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी कैसे पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही थी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। यदि मान लो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही थी तो फिर पैरेलली उसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। और यदि कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा था तो पैरेलली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही थी। कितने से डिक्रीज हो रहा था? मान लो जितने से डिक्रीज हो रहा था उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा था। मान लो काइनेटिक एनर्जी 10 यूनिट डिक्रीज हुई तो भैया पैरेलली उसी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी 10 ही यूनिट इंक्रीज हो गई, जितना डिक्रीज हुआ उतना बढ़ रहा। यदि पोटेंशियल एनर्जी 10 यूनिट डिक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी 10 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। अब यदि किसी भी ऐसा, हमने ऐसे भी देखा था कि पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ही जीरो हो जा रही थी, पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रहा था। तो भैया यदि जितना भी काइनेटिक एनर्जी था उस जब वो जीरो हो गया तो पूरा का पूरा कन्वर्ट किसमें हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। एट द मैक्सिमम हाइट के केस में था। अब एट द ग्राउंड लेवल में क्या हो रहा था? हाइट जीरो हो रही थी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो उस पॉइंट पे, उस कंडीशन पे द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, यानी पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में। कोई दिक्कत है? तो हम कह सकते हैं कि यस, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेबल। ठीक है, यहां पे लिखा भी है यस एनर्जी कैन बी, हाँ, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेबल। ठीक है, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हाँ, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टोटल एनर्जी ऑलवेज बी कांस्टेंट। ठीक है, टोटल एनर्जी जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे जो भी हो। समझ में आ रहा है? यानी अब एग्जांपल हम कोई एक देख लेते हैं, द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम, है ना। टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगा। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सारी सिचुएशन में और सारे ट्रांसफॉर्मेशन में जितने दुनिया भर में है सब में लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगता है, क्योंकि हर चीजें एक एनर्जी का पार्ट है। ठीक है,
देखो अब वही चीज जो मैंने अब तुम लोगों को बताया, वही चीज देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जो मैंने तुमको बताया था पहले ही, है ना, कि कंसीडर अ सिंपल एग्जांपल, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m बी अ मेड ऑफ फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट, ठीक है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को वो h हाइट तक ले गया और फिर वहां से गिराता है, ठीक है, h हाइट तक ले गया, मान लो तुम छत में चढ़ गए, तो h हाइट तुमको मिल गई, हाइट मिल गई, अब तुम वहां से उस पत्थर को नीचे गिरा रहे हो, फ्रीली गिरा रहे हो, गिराओगे ना, तो जैसे ही तुम गिराओगे तो वो क्या होगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें वेलोसिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, है, और वेलोसिटी कब आएगी, पहले धीरे से आएगी, फिर जैसे ही जब वो सरफेस से यानी अर्थ सरफेस से टकराएगा, ग्राउंड से टकराएगा, जस्ट उसके पहले जैसे ही टकराने वाला होगा वहां पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और हाइट क्या होगा, मिनिमम, जीरो हाइट हो जाएगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हाइट जीरो है तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यानी पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया। कुछ इस तरीके वही चीजें हैं, है ना। तो मैंने तुमको बताया था कि जो तुम्हारा टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑलवेज बी कांस्टेंट, क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब फिक्स होता है, कभी ये कम ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होगा, दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, दोनों का क्या होगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv² प्लस mgh इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में सी भी लिख सकते हैं, है ना, कांस्टेंट, ध्यान रखना। ये है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, कभी भी आएगा टोटल एनर्जी ऑलवेज बी कांस्टेंट, ध्यान रखना, कभी भी होगा टोटल एनर्जी ऑलवेज बी कांस्टेंट, ठीक है, इस केस में नहीं, हर केस में। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो देखो जो मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं वो कौन सी एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, मैंने बोला ना कि टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट होगा, वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है, कौन सी है, मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। तो ये मैकेनिकल का मतलब क्या है कि जो चीज हम मैनुअल करते हैं, ठीक है, जो चीज हम खुद करते हैं, तो यदि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाऊंगा तो उसको मैं उठा के ले जाऊंगा ना, हाथ में पकड़ के ले जाऊंगा, है ना, और फिर मैं उसको यदि मैं फेंकूंगा तो हाथ से छोड़ूंगा उसको, मैनुअली तो कर रहे हैं, हाथ से ही तो कर रहे हैं, है ना। तो उसको हम उस तरीके की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, जो चीजें मैनुअली होती हैं, हाथ से होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। सो द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैंने अभी बताया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी के होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। We find that during the free fall of the object, the decrease in potential energy at any point in its path appear and equal to amount of the increase in kinetic energy। वही चीज मैं बताया कि यदि कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उसका क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है उतना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, वही कॉन्सेप्ट है, वही सारी चीजें यहाँ पे बता के रखा है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। एक चीज और देखो क्या लिखा था यहाँ पे, हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। देखो जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली का मतलब समझ रहे हो, मतलब अपने आप नीचे गिर रही होती है, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, फ्री फॉल क्या वर्ड होता है,
फ्री फॉल, मतलब फ्री का मतलब अपने आप, नेचुरली, फॉल का मतलब गिर रही हो, अपने आप गिर रही हो। भैया तुम छत में गए और छत से किसी भी पत्थर को छोड़ दिया, तो जैसे ही तुमने पत्थर को छोड़ा वो अपने आप क्या होगा, नीचे की ओर गिरेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। भैया नेचुरल गिरती तो है, लेकिन किसके कारण गिरती है, क्या कारण होता है कि वो नीचे गिरती है, क्या कारण है कि वो नीचे अपने आप गिरती है? हमने तो फोर्स नहीं लगाया, वेरी गुड, गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, जी लगता है, जी किधर लगता है हमेशा, नीचे की ओर, सरफेस की ओर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे की ओर गिरता है और फ्री फॉल कंडीशन में गिरता है, यानी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो गिरता है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण वो नीचे की ओर गिरता है, ठीक है। तो उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी में क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल का मतलब गुरुत्वीय, पोटेंशियल स्थितिज एनर्जी ऊर्जा, गुरुत्वीय पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल की कंडीशन में हो, ठीक है। ये चीज है, ये एक पॉइंट था, इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि कवर करा दें, ठीक है, मतलब जो भी है, ठीक है। ठीक है, अब आता है, बात आती है, देखो ये सब चीजें थोड़ा सा देखना है, पढ़ना है और समझना है ना, कि क्या कैसा हो रहा है। मैंने अब सारी चीजें कवर करा दी, लेकिन थोड़ा सा तुमको दिमाग में रख के सोचना है। मैंने ग्रेविटेशनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बता दिया, है ना, तो ये सब चीजें सोचना है, ठीक है, ठीक है। जो तुम्हारे आसपास चीजें दिखती हैं उसको थोड़ा सोचा करो कि भैया इसमें क्या, क्यों ये ऐसा हो रहा है ना। बात समझ में आ रही है, क्यों आ रहा, हो रहा है ऐसे, सारी चीजें किस कारण से हो रहा है ना, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, बात कर रहेंगे अब, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी वर्क का तो मतलब हमने समझ लिया, वर्क, वर्क डन हमने समझा ना, कि वर्क डन हो रहा है, हमने काम किया, वर्क डन हुआ, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत है क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हुआ। एक रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसका क्या मतलब हुआ, मोशन के चैप्टर में जब हम मोशन पढ़ रहे थे तो वहां पे आया था रेट का वर्ड, रेट, है ना, क्या आता है, रेट का वर्ड आया था। तो रेट का मतलब क्या है, पर यूनिट, रेट का मतलब क्या होता है, पर यूनिट, क्या होता है। मैं पूछ रहा हूं, कुछ चीज लेने जाते हो तो क्या बोलते हो, क्या रेट है, किसका, जो चीज लेने जा रहे हो। मान लो 1 केजी आलू है, तो क्या रेट है, 1 केजी आलू का, पर यूनिट, पर यूनिट का मतलब क्या होता है, पर, प्रति, इसको हिंदी में तो प्रति यूनिट, यूनिट का मतलब जो भी यूनिट खरीद रहे हो, 1 केजी आलू, 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर ऑयल, ये पर यूनिट का हिसाब है, ठीक है, पर यूनिट, वही वर्ड होता है रेट का। अब यहां पे रेट ऑफ डूइंग वर्क का में पर यूनिट का क्या मतलब है, भैया काम की दर हो, क्या मतलब होता है, ऐसा थोड़ी है कि तुम कितना भी काम करते रहो, कितने भी टाइम में कुछ भी करते रहो। जब हम काम, पैसा देते हैं, किसी को काम करवाते हैं, पैसा देते हैं, तो टाइम के हिसाब से पैसा देते हैं कि नहीं करवाते हैं, भैया तुम 1 दिन काम कर रहे हो तो 1 दिन के हिसाब से, है ना। आधा दिन काम किया, यानी 1 दिन में मान लो 8 घंटे काम करता है, तो 8 घंटे काम किया तो उसको 8 आवर्स का पैसा दिए, यानी 1 दिन का पैसा दिए। अब वो हाफ टाइम काम करता है, यानी 4 आवर्स यदि वो काम करता है, तो भैया उसको आधे दिन का पैसा देंगे,
है ना। तो ये क्या है, टाइम। यही यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेट कर रहे हैं। अब तुम यदि पूछोगे भैया कितना रुपए लोगे एक दिन का, यानी 1 यूनिट का। अब देखो 1 यूनिट एक जनरल फॉर्म हो जाता है। 1 यूनिट क्या, 1 डे। यदि तुम मजदूर से पूछ रहे हो तो एक दिन का कितना लोगे, सब्जी वाले से टमाटर का रेट पूछ रहे हो तो 1 केजी टमाटो 1 यूनिट हो गया ना। ठीक है, तो इस तरीके से तो रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या है, पर यूनिट टाइम। ठीक है भैया, कितने पर यूनिट टाइम से तुम काम कर रहे हो, दैट इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क, एक सिंपल से लैंग्वेज में। ठीक है, ठीक है। अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, एनर्जी का ट्रांसफर होना पर यूनिट टाइम। ठीक है, कोई काम करना पर यूनिट टाइम। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटीज हैं उससे अपन कुछ समझते हैं। ठीक है, कंसीडर 2 चिल्ड्रन ए एंड बी, 2 बच्चे हैं ए एंड बी हैं। ठीक है, सो लेट अस से दैट दे वेज द सेम, उनका वेट दोनों का क्या है, सेम है। ए और बी बच्चा है, ए है और एक बी है, दोनों का वेट सेम है, भार दोनों का सेम है। ठीक है, सो बोथ स्टार्ट क्लाइंबिंग अपर रोप सेपरेटली। अब देखो एक कोई 2 बच्चे हैं, अब दोनों क्या करते हैं, ये दीवार है इसमें 2 रस्सी, तो दोनों क्या है, चढ़ना स्टार्ट करते हैं, ऐसी रस्सी स्टार्ट करते हैं, ए और बी सेम लेंथ, सेम दोनों का वेट है, स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है, बोथ अपर रोप सेपरेटली बोथ रीच ऑफ 8 मीटर, दोनों क्या करते हैं 8 मीटर हाइट तक दोनों पहुंच जाते हैं, 8 मीटर हाइट तक चढ़ जाते हैं रस्सी में। सो लेट अस से ए टेक 15, यदि मैं बोलता हूं कि ए 8 मीटर हाइट चढ़ने के लिए कितना टाइम लिया, 15 सेकेंड, एंड बी टेक्स 20 सेकेंड, सेम 8 मीटर हाइट, तो कौन पहले पहुंचा, ए पहले पहुंचा, यानी ए जो है 8 मीटर हाइट को 15 सेकेंड में कवर कर लिया। बी जो है बच्चा सेम वेट का है, वो 8 मीटर हाइट कवर करने के लिए कितना टाइम लिया, 30 सेकेंड्स लिया। सो व्हाट, तो यहां से तुम क्या समझ पा रहे हो, सो व्हाट इज द वर्क डन बाय ईच, भैया दोनों के द्वारा दोनों कितना वर्क डन कर रहे हैं, दो ए एंड बी कितना वर्क डन किया। तो हमको पता है कि द वर्क डन इज द सेम, ये वर्क डन का मतलब क्या है, दोनों 8 मीटर हाइट तक चढ़े हैं, काम तो बराबर किए हैं, वर्क डन तो सेम है। 8 मीटर हाइट तक चढ़ना था, यहां तक, ये मान लो 8 मीटर रोप है, 8 मीटर की रस्सी है, तो ए और बी यहां तक पहुंच गए, तो वर्क डन किया है। ऐसा तो नहीं ना कि किसी ने 8 मीटर चला हो, किसी ने 10 मीटर चढ़ गया हो, तो यदि ऐसा ही कंडीशन अलग अलग होगा। लेकिन यदि दोनों 8 मीटर रहे हैं, 8 मीटर ही की रोप तक चढ़ रहे हैं, तो मतलब क्या है, वर्क डन, कार्य करना, कार्य उनका तो दोनों सेम है। हाँ, लेकिन काम सेम तो हो गया, लेकिन अब देखो कुछ ऐसा समझो कि कोई मजदूर है ना, एक एक 2 मजदूर हैं, एक आदमी 2 दिन में एक दीवार खड़ी करता है सेम लेंथ की, और दूसरा आदमी है वो एक ही दिन में काम खत्म कर दिया, एक ही दीवार में वही उसी लेंथ की दीवार खड़ी कर दी। वर्क डन तो सेम है ना, काम तो सेम है, हमको एक दीवार खड़ी करवानी थी, तो दोनों ने तो काम किया, सेम किया है, लेकिन टाइम का डिफरेंस है यहाँ पे, एक ने एक दिन लिया, दूसरा, तो यहीं पे
क्या कर रहे? अब क्या नहीं, ए जो है मान लो उसने एक दीवार में खड़ी कर दी और सेम लेंथ की दीवार बी ने, तो वर्क डन तो सेम है, काम तो सेम है, एक दीवार खड़ी कर दिया। है कौन लेट है? 2 दिन में काम किया। किसका ज्यादा अच्छा है? समझ में आ रहा है? रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय ए इज मोर देन दैट ऑफ द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय बी। समझना इस बात को, है ना? यानी